हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संक्रमण में यानी चाहे वो उत्सर्जन संक्रमण हो चाहे अवशोषण संक्रमण हो, तो उसमें अवशोषित या उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की तरंग का व्यंजक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्सर्जन वर्णक्रम जो होता है संक्रमण में, या जो उत्सर्जन वर्णक्रम होता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो होता है, उसमें कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं, मतलब किन किन लाइनों का समूह पाया जाता है, उनको कुछ विशेष नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो उत्सर्जन संक्रमण में लाइनों का कुछ पैटर्न पाया जाता है अलग अलग, तो उनको एक नाम दिया गया है। उनकी खोज के आधार पे जिन लोगों ने उनका पता लगाया है, उनके नाम के आधार पे उनका नाम रखा गया है। तो कौन कौन सी सीढ़ियाँ पाई जाती हैं और किस क्षेत्र में, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो होता है उसके किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, परावैंगनी क्षेत्र में कि दृश्य क्षेत्र में कि औरत की दूर औरत की अति दूर औरत में। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक तरंग दैर्ध्य जो एनर्जी इमिट होती है या अवशोषित होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य का एक सरल फार्मूला डिराइव करेंगे, जिसे हम उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की वेवलेंथ को आसानी से, मतलब हम दो सूत्र बताएंगे। अब दोनों में जो आसान लगे आप उससे इस्तेमाल करके आप वेवलेंथ, किसी भी ऊर्जा की वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं जो अवशोषित या उत्सर्जित होती है। ठीक। इसके बाद हम लोग रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू निकालेंगे, उसकी यूनिट देखेंगे कि क्या होती है। ठीक है। और जितनी भी श्रेणियां पाई जाती हैं उन श्रेणियों के लिए जो उनकी वेवलेंथ निकालने का हम लोग एक अलग अलग फार्मूला देखेंगे। ठीक है। तो पहले हमारी जो हेडिंग है वो है संक्रमण में उत्सर्जित, संक्रमण में उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। ठीक है। तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। तो जानते हैं कि जो हमने इसके बारे में तो चर्चा कर ही लिया है कि जो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है किसी भी दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। जैसे किसी भी स्टेट्स में, जैसे मूल अवस्था से एटम्स या उसके इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल में जाते हैं, ऊर्जा स्तर में जाते हैं, फिर 10⁻⁸ सेकेंड का टाइम लेकर फिर उसी ऊर्जा को इमिट कर करके फिर उसी में आ जाते हैं, या वो उसमें से किसी में भी आएंगे, अंततः वो नीचे ही आते हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि नीचे भी आ सकते हैं या किसी और स्टेट में भी रुक सकते हैं। तो वो मान लीजिए कि n=1 से n=2 में गया, यानी कि पहले स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, तो वो कितनी एनर्जी अवशोषित करेगा, यानी कि दोनों ऊर्जा स्तरों, यानी पहली ऊर्जा स्तर और दूसरे ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर, और फोटान के रूप में अवशोषित करेगा और फोटान के रूप में उत्सर्जित भी करेगा। ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं कि परमाणु के किसी संक्रमण में परमाणु के किसी संक्रमण में अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा, अवशोषित तथा उत्सर्जित ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होते, ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है तथा एक फोटान के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होती है।
तथा एक फोटान के रूप में अवशोषित तथा उत्सर्जित होती। ठीक है। तो ये है। चलिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जब हम नील्स बोर या बोहर इसको कहते हैं, बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था, परमाणु मॉडल था, तो उसमें हमने जो बोर्ड पे हेडिंग डाला है उसमें असल में नील्स की जगह लील्स आ गया है। यानी कहने का मतलब है कि लील्स, तो हमने गलती हो गई, इसके लिए सॉरी, जबकि वो नील्स होना चाहिए, नील्स बोर। ठीक है ना। तो हला हम बोल तो रहे हैं नील्स, लेकिन लिखा गया लील्स, तो ये गलत है, ये सही। तो उस चीज को सुधार लीजिएगा। हालांकि आप लोग समझदार इतनी तो जानते हैं कि वो लील्स नहीं नील्स है, क्योंकि मैं जुबान से तो नील्स ही बोल रहा हूँ। ठीक है ना। लिखने में हो गया गलती, उस पर केयर मैं नहीं किया। ठीक, तो चलिए वो आप नील्स है, या उसी को हम लोग बोहर कहते हैं, बोहर मॉडल। ठीक, तो चलिए ये है। ठीक है ना। तो एक फोटान के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होती है। अब माना किसी परमाणु के संक्रमण में, माना किसी परमाणु के संक्रमण में या परमाणु के संक्रमण में या परमाणु के संक्रमण के में ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर, ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर मान लेते हैं कि डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है? अतः संक्रमण में है, तो अतः संक्रमण में उत्सर्जित अथवा अवशोषित फोटान की ऊर्जा क्या हो जाएगी? तब डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तो जूल में बदलना है तो ई की वैल्यू रख दीजिए, यानी 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब भी जूल में बदलना है तो 1.6 गुणे 10⁻19 से गुणा कर दीजिए। ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इससे भाग देंगे, तो जब इससे भाग दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है। परंतु फोटान की ऊर्जा क्या होती है? परंतु फोटान की ऊर्जा E बराबर हम लोग जानते हैं hc/λ या h न्यू होती है। तो इस प्रकार hc/λ बराबर डेल्टा E गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट करिएगा पास करके, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है। तो ये चीज जो हमने बता भी दिया है पहले भी कि दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर एनर्जी अवशोषित या इमिट होती है। ठीक है ना, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक, चलिए तो एक ट्रिक वाला फार्मूला आएगा जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहां से हमें लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा hc/डेल्टा ई गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। यहाँ पे hc की वैल्यू रख देंगे 6.26 या 7 शायद होती है, या इतना ही रखा जाता है, गुणे 10⁻⁻⁻ जूल सेकेंड। c 3 गुणे 8 मीटर पर सेकेंड
और डेल्टा ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालें तो हो जाएगी 19.8 गुणे 10⁻26 डेल्टा ई 26, और यहाँ पे हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19, या इसको फाइनली अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 7 5 10⁻7 डेल्टा ई मीटर में। फिर अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना चाहें तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2375 डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक चीज यहाँ नोट है, इस फार्मूले में अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लेते हैं तो डेल्टा ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, यानी डेल्टा ई को इस फार्मूले में हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा, है ना। अगर मान लीजिए लैम्डा यहाँ एंगस्ट्रॉम में रखते हैं तो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मतलब कहने का मतलब अगर हमें डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1 2 3 7 5 में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखना होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक, तो इस वाले सूत्र में, मतलब इस सूत्र में याद रखना डेल्टा ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे। ठीक है, हमेशा किस में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना, तो ये इस फार्मूला है। ठीक है, तो ये उसकी तरंग दैर्ध्य का ये फार्मूला है। ठीक, तो इसको आप नोट करिए, आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं इसको। ये फार्मूला हमने असल में पीछे भी बताया था जब हम पढ़ा रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का जो प्रभाव था वहां पर भी ये आया था, ट्रिक बताए थे सवाल को कैसे लगाना। तो चलिए अब हम चलते हैं कि ये पता करने के लिए कि परमाणु के उत्सर्जन वर्णक्रम में, किसी परमाणु के उत्सर्जन वर्णक्रम में कौन कौन सी श्रेणियां किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उसका किरण आरेख बताना है बना करके। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उनकी वेवलेंथ निकालने के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे कि कौन कौन श्रेणियां हैं, तो उन श्रेणियों की जो वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ को निकालने के लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे। वो भी एक ट्रिक होगा, इससे भी आसान फार्मूला है, उससे बड़े आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न के हिसाब से हम लोग उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन वर्णक्रम में, मान लीजिए क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के, असल में परमाणु नाम ले रहे हैं लेकिन आने जाने का काम इलेक्ट्रॉन कर रहा है। परमाणु के अंदर बहुत सारी कक्षाओं में जो ऊर्जा स्तर है उसमें इलेक्ट्रॉन जाता आता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन वर्णक्रम में, उत्सर्जन वर्णक्रम में कौन कौन सी श्रेणियां है ना, कौन कौन सी श्रेणियां विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के में, श्रेणियां विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो लाइट है वो भी कई क्षेत्र में बटी हुई है ना, जैसे कि लाइट में परावैंगनी रेज है, औरक्त रेज है, दृश्य प्रकाश है, तीन सब में श्रेणियां पाई जाती हैं। कोई परावैंगनी में पाई जाएगी, कोई दृश्य प्रकाश में पाई जाएगी, कोई औरत क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है ना,
तो वही है कि वो विद्युत चुंबकीय तरंग तो ही होती है, उसके वर्णक्रम में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि आंसर देंगे कि 5 श्रेणियां कुल पाई गई हैं। हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन वर्णक्रम में कुल कितनी श्रेणियां पाई गई हैं? 5। कितनी? 5 श्रेणियां पाई गई हैं, है ना। हाइड्रोजन के उत्सर्जन वर्णक्रम में जब उनका उत्सर्जन वर्णक्रम का डिस्प्ले हुआ तो उसमें 5 श्रेणियों का समूह मिला। तो इसमें पहली जो श्रेणी पाई गई थी वो लाइमन श्रेणी थी, और दूसरी जो पाई गई थी वो बामर श्रेणी थी, तीसरी पासचन, चौथी ब्रैकेट थी, और पांचवी फुन श्रेणी पाई गई थी। और जो लाइमन श्रेणी पाई गई थी, ये उनकी जो वेवलेंथ कैलकुलेट की गई थी तो वो ऐसी वेवलेंथ थी जो दृश्य प्रकाश के पहले थी, यानी कि परावैंगनी क्षेत्र में पाई गई थी। और जो बामर श्रेणी है वो दृश्य क्षेत्र में पाई गई थी, क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो आ रही थी वो 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच आ रही थी, और बाकी की जो इससे नीचे। बाकी जो पासचन श्रेणी थी ये औरक क्षेत्र में, और इसके बाद जो ब्रैकेट श्रेणी थी दूर औरक क्षेत्र में और आगे, और इसके बाद जो फुन श्रेणी थी अति दूर औरक क्षेत्र में पाई जाती थी, ठीक है ना। हालांकि सबसे पहले जो है बामर श्रेणी को देखा गया था, एक स्वीडन के स्कूल के अध्यापक थे बामर ने पहले उस श्रेणी को प्राप्त किया था। तो सर्वप्रथम कौन सी श्रेणी मिली थी? वो बामर श्रेणी। इसके बाद लाइमन श्रेणी उनके वैज्ञानिक, उनके जो खोजकर्ता थे उनके नाम पे है। फिर पासचन देखा गया वेब, और इसके बाद फिर ब्रैकेट फुन, इन लोगों ने बाद में इन श्रेणियों को देखा और पता लगाया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि अभी उसका डिस्प्ले भी बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन वर्णक्रम में, हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन वर्णक्रम में 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। श्रेणियां पाई जाती हैं। कुल कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? 5। पहली पाई गई थी लाइमन श्रेणी, ठीक है ना। हालांकि सबसे पहले खोज हुई थी बामर श्रेणी की, परावैंगनी क्षेत्र में, परावैंगनी क्षेत्र में। दूसरी थी बामर श्रेणी। ये जो स्पेक्ट्रम लाइनों का समूह है, ठीक है ना। अभी फिगर बनाएंगे, इनका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि कहाँ कौन मिलेगी। ये दृश्य क्षेत्र में पाई जाती थी, दृश्य प्रकाश में ये दिखाई दी थी दृश्य क्षेत्र में। तीसरी पाई गई थी पासचन श्रेणी, औरक क्षेत्र में पाई गई थी, औरक्त क्षेत्र में। चौथी पाई गई थी ब्रैकेट श्रेणी, जो कि दूर औरक क्षेत्र में पाई गई थी, दूर औरक्त क्षेत्र में। इसके बाद पाई गई थी फुंड श्रेणी, जो अति दूर औरक क्षेत्र में पाई गई थी, अति दूर औरक्त क्षेत्र में। इतनी श्रेणियां पाई गई, ठीक है। तो ये है, एक एक नंबर में पूछा भी जाता है कि कौन किस में पाई जाती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको पॉज करके नोट करिएगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक। चलिए अब हम इसका वो बनाएंगे आरेख, ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे और उसमें सभी श्रेणियों को दिखाएंगे, ठीक है। चलिए ऊर्जा स्तर आरेख दिखा रहे हैं, ठीक है।
चलिए, पहला जो ऊर्जा स्तर आरेख है जिसको मूल अवस्था कहते हैं, हमने इसको बनाया। ये क्या है? मूल अवस्था है, मूल ऊर्जा स्तर है, मूल अवस्था या मूल ऊर्जा स्तर। ये n बराबर 1 के लिए मिलता है, ठीक है। दूसरा जो है वो n बराबर 2 के लिए मिलेगा। प्रथम उत्तेजित अवस्था उत्तेजित ऊर्जा स्तर है, प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर है ना। ये क्या है? प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर। इसकी एनर्जी हमने लिखवा दिया है पीछे कि क्या क्या होती है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये है n बराबर 3। ये जो है तृतीय द्वितीय सेकंड जो है उत्तेजित स्तर है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। इसी तरह से फोर्थ है तो वो थर्ड है, थर्ड उत्तेजित ऊर्जा स्तर। उनकी एनर्जी भी यहाँ पे है। बाकी इस तरह से जैसे जैसे एनर्जी लेवल ऊपर जाता है ये लाइन का अंतर जो गैपिंग कम होती जाती है, ठीक है ना। n बराबर 5, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो और कम होती जाएगी, है ना। n बराबर 6, फिर इसके ऊपर है और भी कम, है ना। फिर इसके ऊपर n बराबर 7 हो जाएगा, इसके ऊपर और भी कम, और इसके बाद जो है ये इसी पे ओवरलैप्स होती जाएगी, है ना। यानी कि आपस में लाइनें मिक्स हो जाती हैं। हायर एनर्जी लेवल पे जाने के बाद लाइन आपस में क्या हो जाती हैं? मिक्स हो जाती हैं, है ना, मिलती जाती हैं, और जा करके यहाँ पे n बराबर इनफाइनाइट पे ये आयनित अवस्था हो जाती है ऊर्जा की। तो यहाँ पे इनफाइनाइट क्या होती है? 0, है ना। यहाँ बना भी दिया। E1 जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E2 जो है -3-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 जान रहे हैं -1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E4 जो है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस है। इसी तरह से आता जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें जो है लाइमन, अगर हम अवशोषण स्पेक्ट्रम बनाएं तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन सीरीज पाई जाती है। अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है? लाइमन सीरीज पाई जाती है, क्योंकि सामान्यतः जो है सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन या एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं और यहीं से ऊर्जा अवशोषित करके किसी भी हायर लेवल में जाते हैं, तो समूल अवस्था में रहते हैं। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम शुरू कहाँ से होता है? मूल अवस्था से। तो इसीलिए जब n बराबर 1 हो और यहाँ से कोई अवशोषण स्पेक्ट्रम शुरू हो या उत्सर्जन हायर लेवल से 1 में हो, तो जो सीरीज बनेगी वो लाइमन सीरीज होती है। तो लाइमन सीरीज में जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन सीरीज, लाइमन और श्रेणी जो होती है अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी पाई जाती है, ठीक है ना। किताबों में ये नहीं दिया है लेकिन केवल ये होती है, ठीक। तो ये बाकी इधर जो है ये मिक्स है, मिक्सअप है पूरा, है ना। तो ये जो है लाइमन श्रेणी होती है, अवशोषण स्पेक्ट्रम है। लाइमन श्रेणी दिख रहा है, लाइमन श्रेणी अवशोषण स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। स्पेक्ट्रम समझ रहे हैं?
यानी कि किसी निश्चित वेवलेंथ की जो लाइन है, जैसे व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में गिराते हैं तो उससे 7 कलर सामने मिलते हैं स्क्रीन पर और एक क्रम में होते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी पाई जाती है, क्योंकि अवशोषण स्पेक्ट्रम शुरू होता है n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट से। अब चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी अवशोषित करके किसी भी हायर लेवल में गया, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ मतलब इनफाइनाइट। अगर मान लीजिए यहाँ गया है और वहाँ से पहले में गिर रहा है, यानी n बराबर 1 में, अगर यहाँ भी है और यहाँ से पहले में गिर रहा है, या यहाँ है यहाँ से पहले में गिर रहा है, या यहाँ है यहाँ से पहले में गिर रहा है, या हायर लेवल किसी भी हायर लेवल की ऊर्जा स्तर से वो ग्राउंड स्टेट मूल ऊर्जा स्तर में अगर गिर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की जो लाइन बनेगी उसके समूह को हम लाइमन श्रेणी कहेंगे, और इनकी वेवलेंथ पड़ती है परावैंगनी क्षेत्र में। कहाँ पड़ती है? परावैंगनी क्षेत्र में। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ पड़ती है परावैंगनी क्षेत्र में। तो ये यहाँ लाइमन श्रेणी बनती है, पहली लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में पड़ती है? तो परावैंगनी क्षेत्र में, परावैंगनी क्षेत्र। अगर इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने का अभी हम फार्मूला बना लाएंगे, तो उस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे तो सभी लाइनों की जो वेवलेंथ होगी वो किस क्षेत्र में पड़ेगी, दिखाई नहीं देगी। ये किस में पड़ेगी? परावैंगनी क्षेत्र में। यदि कि कोई भी एटम्स अगर हायर लेवल में है और वो n बराबर 2 में, अगर n बराबर 1 में गिर रहा है, अगर n बराबर 1 में गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जितने भी लाइंस बनेंगे वो सब श्रेणी लाइमन श्रेणी कराएंगे और परावैंगनी क्षेत्र में पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई एटम्स के इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में यानी उत्तेजित ऊर्जा स्तर में गया हुआ है ना, यहाँ 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 कहीं भी है, अगर वहां से हायर लेवल एनर्जी लेवल से अगर n बराबर 2 में गिरता है, यानी अगर यहाँ पे है और यहाँ गिरता है, यहाँ पे है यहाँ गिरता है, यानी n बराबर 2 में गिरता है, ऊपर कहीं भी हो, ऊपर कहीं भी हो, और कहाँ गिरता है? n बराबर 2 में गिरता है। तो जो सीरीज हमको मिलती है लाइन की, उसे हम बामर सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बामर श्रेणी। और इनकी वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करें तो ये दृश्य क्षेत्र में पड़ती हैं, दृश्य क्षेत्र। अभी इन श्रेणियों के वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का हम आगे फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में से किसी में से अगर n बराबर 3 में गिरता है, यानी अगर यहाँ पे इसमें गिरता है, या इससे इसमें गिरता है, या यहाँ से इसमें गिरता है, यहाँ से इसमें गिरता है, या यहाँ से इसमें, तो जो श्रेणी हमको मिलती है लाइनों की, उसे हम लोग कहते हैं पासचन श्रेणी। पासचन श्रेणी ये औरक क्षेत्र में पड़ती, ये भी वेवलेंथ हमको नहीं दिखाई देती। ठीक है ना। अगर हायर लेवल में गया हुआ इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 4 में गिरता है, ठीक, किस में गिरता है? n बराबर 4 में, तो ये जो लाइन बनेगी, श्रेणी लाइनों का जो समूह बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। और ये दूर औरक क्षेत्र में पड़ते हैं, औरक क्षेत्र। ठीक है ना। अगर हायर लेवल में जाकर के वो n बराबर 5 में गिरता है, तो जो सीरीज बनेगी उसे हम लोग कहते हैं फुंड श्रेणी, और ये बनती है अति दूर औरक क्षेत्र, औरक क्षेत्र। ठीक, इस तरह से 5 श्रेणियां मिलती हैं, और सभी उत्सर्जन वर्ण क्रम में ही पाई जाती हैं। सभी किस में पाई जाती हैं? उत्सर्जन वर्ण क्रम में। फर्क है कि वो किस स्टेट में आकर गिरती हैं।
अगर ग्राउंड स्टेट में ही सब आगे गिरेंगी तो जो श्रेणी बनेगी लाइमन। n/2 स्टेट में यानी कि प्रथम उत्तेजित अवस्था में गिरेंगी तो बामर जो दिखाई देंगी। थर्ड में गिरेंगी तो पास्चन, फोर्थ में गिरेंगी तो ब्रैकेट, और 5 में गिरेंगी तो फूल। तो ये श्रेणियां हमको दिखाई देती है उत्सर्जन वर्णक्रम में। और ये इनकी जो नंबर ऑफ लाइन्स है यानी इनकी जो संक्रमण उत्सर्जन संक्रमण की जो संख्या है वो अवशोषण से इसीलिए ज्यादा होती है। अवशोषण संक्रमण में केवल लाइमन श्रेणी पाई जाती है क्योंकि अवशोषण संक्रमण हमेशा n/1 से शुरू होता है। ठीक है। हाँ, सूर्य के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी देखी गई थी कि सूर्य के स्पेक्ट्रम में अवशोषण संक्रमण में भी बामर श्रेणी पाई गई थी। तो अवशोषण संक्रमण में बामर श्रेणी पाने का मतलब हो कि अवशोषण संक्रमण n/2 से शुरू होना चाहिए, यानी कि प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन जो है n/2 में रहना चाहिए, लेकिन सामान्यतः ग्राउंड में होते हैं। लेकिन वहां पे इतना हाई टेम्परेचर होता है कि सारे वहां के परमाणु या इसके इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं परमाणु के वो n/2 यानी प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में यानी कि द्वितीय ऊर्जा स्तर में या द्वितीय अवस्था में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं क्योंकि वहां का टेम्परेचर हाई, और यहीं से अवशोषण संक्रमण शुरू करते हैं। इसीलिए वहां पे वो जो श्रेणी देखी गई थी वो बामर श्रेणी होती है। तो सूर्य के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी इसीलिए पाई जाती है। ठीक, तो ये है उसका डिस्प्ले। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं इनके फार्मूला डिराइव करेंगे, इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने का क्या करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, सभी श्रेणियों के वेवलेंथ का। और हम लोग हाईएस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट वेवलेंथ कब पाई जाएगी, है ना, कौन सी वेवलेंथ छोटी होती है, कौन सी वेवलेंथ बड़ी होती है, किस संक्रमण की वेवलेंथ जो छोटी होती है, किस संक्रमण के बीच अगर उत्सर्जन हो रहा है तो वेवलेंथ बड़ी होगी, है ना। लोएस्ट देखेंगे कि जब लोएस्ट संक्रमण होगा तो वेवलेंथ बड़ी होगी, हाँ, और लार्जेस्ट संक्रमण होगा तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी का गैप बढ़ जाएगा, तो एनर्जी का गैप बढ़ जाएगा तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अभी आएगा देखेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, एक प्रश्न के हिसाब से ही इसको भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा यह है कि हाइड्रोजन परमाणु के किसी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का सूत्र लिखिए, है ना। तो यहाँ पे है क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का सूत्र लिखिए, ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ठीक है ना, किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का क्या करना है, सूत्र लिखना है। ठीक है, तथा किसी संक्रमण में उत्सर्जित ऊर्जा की तथा किसी संक्रमण में उत्सर्जित ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करिए। तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, और विभिन्न श्रेणियों के तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए, और विभिन्न श्रेणियों के तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। ठीक है ना, ये
जानते हैं कि आयनित अवस्था की ऊर्जा जो होती है शून्य होती है, लेकिन ग्राउंड स्टेट से आयनित अवस्था के स्टेट में पहुंचाने के लिए उसे कितनी एनर्जी चाहती है, तो वो तो पता है कितनी चाहिए, है ना, कितनी एनर्जी चाहिए, माथ प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था की ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। हाइड्रोजन परमाणु की, तो अगर उसकी माने, अगर हाइड्रोजन परमाणु के आयनित अवस्था की ऊर्जा शून्य होगी तो उसके ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि अगर आयनित हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था की ऊर्जा को शून्य माने तो किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो होती है वो En होती है -13.6 Z² तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 होता है। ठीक है ना? ठीक, तो अभी हम इसका एक रूप में रिलेशन भी देखेंगे, आप डायरेक्ट उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, यही सूत्र हम लोग जानते भी हैं, लेकिन हम एक फार्मूला और लिखेंगे जो होता है -RHC/n²। तो लिखेंगे यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था की ऊर्जा को शून्य माने, यदि हाइड्रोजन परमाणु के आयनित अवस्था की ऊर्जा को शून्य माने, तो अगर शून्य है तो जाहिर सी बात है ये सही रहेगा, और यही होता है, शून्य होती भी है। तो हाइड्रोजन परमाणु के किसी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, तो हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो होती है वो En -13.6 Z²/n²। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 होता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो इसलिए En बराबर क्या हो जाएगा, है ना? अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो ये 13.6/n² हो जाएगा। लेकिन जनरली हम किसी भी परमाणु के लिए सिद्ध कर दें, बाद में हम Z को 1 मान लेंगे। ठीक है ना? लेकिन हाइड्रोजन Z² रहता है, हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए Z बराबर 1 रख दिया हमने। ठीक है? n जो है क्वांटम्स नंबर है, सेलों की संख्या, ऊर्जा स्तरों की संख्या है ना, पूर्णांक। यदि हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ परमाणु ले बोला जा रहा है, लेकिन होता है कि असल में परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। ठीक है ना? यदि हाइड्रोजन परमाणु nवें ऊर्जा स्तर से mवें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो संक्रमण करता है, तो मतलब किसी हायर लेवल nवे में से mवे में आता है। mवे कुछ भी हो सकता है ना? nवे ऊर्जा स्तर से mवे ऊर्जा स्तर में जन संक्रमण करता है, तो कौन? उत्सर्जन, ये वहां पे लिखते, उत्सर्जन संक्रमण करता है। संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी? तो उत्सर्जन में, संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगी? किसमें से? हायर लेवल में से आएगा Em, यही होगी ना, क्योंकि ये इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो इसलिए ज्यादा में से हम लोग छोटे गाड़ा, ऊपर वाली ऊर्जा से निम्न वाली ऊर्जा में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
हम इसका एक फार्मूला बनाते हैं, फिर हम एक चीज़ और दिखाएंगे कि यही किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए ये होता है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं फोटान की ऊर्जा। तो E है तो En का मतलब हो जाएगा -13.6 n स्क्वायर -13.6 बटे m स्क्वायर, या हम कह सकते हैं n1 से n2 में, तो n2 यहाँ होता है, n1 यहाँ होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, -13.6 n स्क्वायर प्लस 13.6 m स्क्वायर, इस तरह का हुआ। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं कि फोटान की ऊर्जा जो होती है वो hc/λ होती है, और यहाँ पे हम 13.6 को कॉमन ले लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 1/λ बराबर 13.6 hc, 1/m स्क्वायर 1/n स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज है कांस्टेंट, ये नीचे का भी मिटा देता। ठीक है, तो यहाँ पे 13.6/xc कांस्टेंट है, जिसको R कहते हैं, रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग नियतांक। अभी इसका मान और मात्रक आगे निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए जनरली यहाँ पे जेड स्क्वायर होता है, तो एक जनरल फार्मूला जेड स्क्वायर होता है। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु है इसीलिए हमने जेड का मान क्या रख दिया, 1 रख दिया है ना। बाद में हाइड्रोजन परमाणु के रखना चाहिए था, लेकिन चलिए यहाँ पे जेड स्क्वायर भी होता है, तो 1/λ बराबर हो जाएगा, पूरी चीज R हो गया, 1/m स्क्वायर 1/n स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया जनरली। हालांकि याद रखिएगा ये होता है 1/λ R जेड स्क्वायर 1/m स्क्वायर 1/n स्क्वायर। ये हायर लेवल है, ये लोअर। हाइड्रोजन परमाणु के लिए z बराबर 1 होता है, तो ये होता है। तो हम हाइड्रोजन परमाणु के निकाल रहे हैं, किसी और एटम्स के लिए यहाँ z रखना पड़ेगा कि उसका एटॉमिक नंबर, जैसे हीलियम प्लस है, लिथियम 2+ है, बेरिलियम 3+ है, तो उसका z नंबर कुछ और होगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे कि z स्क्वायर होता, वहाँ 1 रखते तो ये भी कॉमन होता, तो हमने ऑलरेडी 1 रख दिया यहाँ पे, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 13.6/Sc = R एक कांस्टेंट होता है, जिसको रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, उसका मान और मात्रा कभी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, जहाँ पे ये लैम्डा क्या है, उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा का, उत्सर्जित फोटान की तरंगदैर्घ्य है। जहाँ पे लैम्डा क्या है, उत्सर्जित फोटान की तरंगदैर्घ्य है। यहाँ लैम्डा उत्सर्जित फोटान की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो ये है, तो आप जो है इस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको अगर आवृत्ति चाहिए तो जानते हैं कि C बराबर होता है न्यू लैम्डा, है ना। तो कहने का मतलब ये इधर आएगा तो 1/λ हो जाएगा, तो ν/c, सॉरी 1/ जहाँ लैम्डा हुआ ν/c रख देंगे। तो देखिए 1/λ को अगर हम ν/c रखें तो ये R हो जाएगा 1/m स्क्वायर 1/n स्क्वायर, या न्यू बराबर हो जाएगा CR 1/m स्क्वायर 1/n स्क्वायर।
अभी आर की वैल्यू एक आती है, वहाँ इसको रटना नहीं है। आर की वैल्यू हम निकालेंगे भी आएगी। इसका मात्रक पर मीटर होता है और वैल्यू जो होती है 1.09 होती है × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स यानी पर मीटर। तो इसे याद नहीं रखना है। एक तो इसका 1/r की एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे जो 911 एंगस्ट्रॉम होता है। न्यूमेरिकल में उसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं सभी श्रेणियों की तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए उनका, ठीक है। फिर रिडल नियतांक का मान और मात्रक निकालते हैं, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अलग अलग श्रेणियों की तरंग दैर्ध्य के लिए फार्मूला निकालें, ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या है, पहला लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी। देखिए लाइमन श्रेणी के लिए हायर लेवल पे कुछ भी होगा, लेकिन लोअर लेवल के लिए लाइमन श्रेणी के लिए m बड़ा ऑलवेज 1 होगा, है ना। लाइमन श्रेणी के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन को कहाँ गिरना है, ग्राउंड स्टेट में, उत्तेजित किसी भी अवस्था से। तो इसलिए सूत्र क्या बनेगा, r 1/1 का स्क्वायर n का स्क्वायर। तो m बराबर 1 हो जाएगा और n बराबर 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है ना। अगर 1 से 2 में हो रहा है यानी अधिकतम तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो देखिए जब गैपिंग यानी ऊर्जा स्तरों की जब गैपिंग कम होगी तो वेवलेंथ बड़ी होगी, क्योंकि ऊर्जा कम होगी। ऊर्जा कम होगी, जैसे हम कहते हैं ना Hc लैम्डा बराबर ये En माइनस Em है। तो जब ये गैप कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। अगर ये गैप बढ़ जाएगा मान ऊर्जा स्तरों का अंतर बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा। तो जब हम 2 से 1 की बात करेंगे तो हायर वेवलेंथ आएगी। क्या आएगी, हायर वेवलेंथ, मतलब अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए। इसी तरह सब में निकालेंगे, अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए क्या होगा, m बराबर 1 और n बराबर 2। लेकिन न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए एनर्जी स्तरों का अंतर ज्यादा होना चाहिए। तरंग दैर्ध्य के लिए क्या होना चाहिए, n कहाँ से आना चाहिए, इनफाइनाइट, और m बराबर 2 नहीं होना चाहिए इनफाइनाइट से। तो गैपिंग बढ़ गया ना ऊर्जा एनर्जी का, एनर्जी गैपिंग बढ़ गई तो लैम्डा घट जाएगा, ठीक है। और यही सबके लिए लागू होगा जितनी भी श्रेणियां आएंगी। अब देखिए बामर श्रेणी के लिए क्या फार्मूला बनेगा, बामर श्रेणी कहाँ से कहाँ उत्सर्जन होता, हायर किसी भी लेवल से लोअर में कहाँ आना चाहिए, m बराबर 2 में आना चाहिए। तो m बराबर 2 में आना चाहिए तो सूत्र बनेगा 1/2 का स्क्वायर n का स्क्वायर, और m 2 है तो n 3 से शुरू होगा, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसी तरह से आपको तीसरा मिलेगा पासचन श्रेणी। पासचन श्रेणी प्राप्त कहाँ से होती है, उसके लिए लोअर कहाँ के इलेक्ट्रॉन को गिरना चाहिए, n बराबर 3 में है, अरे m बराबर 3 में। तो हमारा लैम्डा क्या मिलेगा, r 1/3 का स्क्वायर n का स्क्वायर, और n कहाँ से शुरू होगा, 4, 5, 6, 7 से लेके इनफाइनाइट, ठीक। उसी तरह से हमारा चौथा है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी, तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरना चाहिए, चौथे में, m बराबर 4। तो r ये 4 का स्क्वायर और ये n का स्क्वायर, हर किसी भी लेवल से आ सकता है। तो यहाँ n की वैल्यू 5 से शुरू होती, 5, 6, 7 से लेके इनफाइनाइट था। उसी तरह से पांचवा है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी के लिए m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरना चाहिए, m बराबर 5 में, m बराबर 5 में गिरना चाहिए।
तो सूत्र होगा R 1/5 का स्क्वायर n स्क्वायर, और यहाँ n की वैल्यू 6, 7, 8 से लेके इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। ये और एक चीज यहाँ हम बता दें कि R की वैल्यू केवल एक याद रखिए, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे लैम्डा जब भी निकालेंगे यहाँ पे, तो R हमेशा 1/R आएगा। तो 1/R की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो 911 एंगस्ट्रॉम, या और कभी कभी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 910 भी रख लीजिएगा, और कभी कभी जो है 912 एंगस्ट्रॉम भी रख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा अंतर पड़ेगा। तो ये ज़्यादा कॉमन है। जैसे कोई चीज़ 5 है नीचे, अगर नीचे इसके, तो आप 10 रखिएगा, 4 और 2 तो ये रखिएगा, नहीं तो अन्यथा ये रखिएगा, अपने सुविधा के अनुसार। 1/R की वैल्यू केवल याद रखिए और सारे सवाल लग जाएंगे। ठीक है, तो ये एकदम एग्जैक्ट ट्रिक है ना। तो चलिए अब रिडबर नियतांक का मान और मात्रक देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी हमने देखा था कि हमने 13.6/HC को R लिखा था। ठीक है ना। किसी भी ऊर्जा स्तर की हमने ऊर्जा लिखा था अगर आयनित अवस्था की, वो है 13.6 Z²N²। हालांकि Z कॉमन है वहां पे, अगर हाइड्रोजन रहेगा तो Z के लिए 1 रहेगा। ठीक है, तो आप इसे जूल में भी, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, आप इसे जूल में भी बदल सकते हैं, है ना। तो हालांकि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 13.6 के जगह हम RHC लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम यही चीज लिख सकते हैं, -13.6 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, RHC Z²N²। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 हो जाएगा, तो -RHC/N²। इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर इसको जूल में लेंगे तो ये भी जूल में रहेगा, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। ठीक ना। किसको आप जूल में लेना चाहते हैं वो उस रूप में रहेगा। ठीक है, तो आप 13.6 को RHC लिख सकते हैं। तो हमने क्या 13.6 को RHC लिख दिया, तो ये भी एक फार्मूला है किसी भी ऊर्जा स्तर का सूत्र। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या है, R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, R, या यहीं से हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं से, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है ना। वहां से अगर हम R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से भी, चलिए यहाँ से डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। H और C की वैल्यू रख देंगे, डायरेक्ट जूल में आएगा, R की वैल्यू डायरेक्ट मीटर में, एमकेएस में आएगा। तो हम जानते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, रिडबर नियतांक का मान और मात्रक, रिडबर्ग नियतांक का मान व मात्रक। अब जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव होता है 13.6 वोल्ट, आयनन ऊर्जा होती है प्लस 13.6, आयनित अवस्था की ऊर्जा 0 होती है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
या 13.6 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 10⁻⁻19 जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहें। क्योंकि ग्राउंड स्टेट से होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अगर उसे मुक्त करना है तो प्लस उतना ही देना पड़ेगा, तो आयनन ऊर्जा वही कहलाती है। जैसे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है हाइड्रोजन परमाणु के, वो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसे मुक्त करना है तो इतना ही प्लस देना होगा, तब जाके एनर्जी टोटल जो होगी वो 0 हो जाएगी, यानी कि वो आयनित अवस्था में पहुंच गया। इसका मतलब परमाणु से बाहर चला गया, है ना। तो कहने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। अगर आयनित अवस्था की ऊर्जा 0 है तो न्यूनतम अवस्था की ऊर्जा क्या होगी? यदि आयनित अवस्था की ऊर्जा क्या है? 0 है, 0 माने तो या 0 है तो मूल अवस्था की ऊर्जा क्या होगी? तो मूल अवस्था की ऊर्जा या मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होगी? माइनस हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या इसको आप जूल में बदल दीजिए। 13.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये जूल में आ गई। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है इसे तो आप जूल में। तो उधर वाला जो है ना, किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा अभी हमने निकाला था ना, हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितना होता? स्तर की ऊर्जा अभी हमने क्या निकाला था, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें H चाहिए। वो होती है कितना? -RHc/n²। ये भी जूले में रहेगी, जब ये जूल में ये भी जूल में रहेगी, ये अक्सर जूल में होती है ना। मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा यानी कि n बराबर 1, तो E1 हो जाएगा -RHc जूल। हालांकि हम R की वैल्यू यहीं से डायरेक्ट निकल सकते, 13.6 में HC का गुणा भाग देंगे तो आ जाएगा। अब वहां पे H और C का मात्रक रख देंगे ना, तो देखेंगे पर मीटर ही आएगा। इसका जूल सेकंड होता है, इसका मीटर पर सेकंड होता है ना। और ये पूरी चीज है जूल सेकंड और मीटर पर सेकंड, सेकंड कट जाएगा जूल, और ये ऊर्जा भी जूल में ही होती है। इसीलिए उस तरह से ना निकाल के हम ऐसे निकाल रहे हैं ताकि ज़्यादा आसान लगेगा समझने में। तो आप ये भी मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हो गई, ये भी हो गई। मूल अवस्था की ऊर्जा यही ना, और किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ये है, अभी हमने वहां देखा। तो इसको हम कर दें बराबर, तो हो जाएगा -RHc = -13.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ये भी जूल में, ये अक्सर जूल में ही होती है। तो इसीलिए माइनस माइनस कट गया, R चाहिए तो 13.6 गुणे ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, और नीचे हो जाएगा Hc, और ये जूल में रहेगा। यहाँ पे तो ये जूल है ही है ना, यहाँ जूल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जूल लिखा हुआ है। उसी तरह से ये चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये वाली यहाँ पे एक समय है ना, ये चीज क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा यहाँ पे। फिर उसको जूल में बदलेंगे तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे ये जूल में ही रहेगा, और नीचे
इसका मात्रक क्या होगा, एच सी की वैल्यू हम जानते हैं, ये जूल होता है, देखिए, और सेकेंड होता है, और सी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कट गया है, जूल से जूल कट गया, देखिए पर मीटर आएगी। कैलकुलेट, एच और सी की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होती है, मान रख के कैलकुलेट करेंगे और इसमें भाग देंगे तो आपको निकल के आएगा 097 गुणे 10⁻⁻7 प्रति मीटर या मीटर इनवर्स, ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है ना, प्रति मीटर या ये वैल्यू निकल के आएगी। या इसको हम लोग अगर निकटतम में रखें तो R बराबर हो जाएगा 1.1 गुणे 10⁻⁻7 प्रति मीटर। तो देखिए, इसको भी जूल में बनाएंगे तो ये RHC भी जूल में ही रहेगा, RHC जूल में ही है। RHC फॉर्म में अगर ये इसको ले जाएंगे तो ये जूल फॉर्म में, तो इसको भी जूल में बदलना होगा। कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्म है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये जूल में है, तो इसको भी जूल में बदलना है तो 13.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 करना हो, और RHC हमेशा जूल में होता है, ये भी जूल में हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से नहीं निकालें कि हम इसे ए लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने 13.6 SC को ही तो R माना था वहां पे, तो जहां 13.6 SC है, 13.6 RHC लिख दिए, 13.6 को RHC लिख दिए, तो फार्मूला इस टाइम में तो किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ये है और मूल अवस्था की ऊर्जा ये है, तो अगर हम यहाँ से n बराबर 1 रख देंगे तो ये भी मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा आएगी, तो माइनस RHC ये जूल में होती है, तो इसको आप जूल में बनाइए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए, तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो लेक्चर, मतलब ये चैप्टर ही यहीं समाप्त हो गया है। अब हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ठीक है, हमारा फर्ज है कि हम न्यूमेरिकल, इनके जितने भी फार्मूले हैं उसमें हम न्यूमेरिकल कराएंगे, और हालांकि न्यूमेरिकल का वीडियो तो कोई देखता नहीं है, फिर भी हमें अपना काम पूरा करना है। ठीक है, तो इसमें वेवलेंथ का हमने 2 फार्मूला निकाला है, तो जो फार्मूला हम अब बाद में कैलकुलेट किए थे उसी पे सारे सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आप 5, 6, 10 सवालों का जो है लेक्चर होगा कल, तो कल हम अगले वीडियो लेक्चर में कल की बात करेंगे, और आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आज का मेरा प्रयास आप लोगों को समझ में आएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, कल के वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।